नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बताते हैं कि आज हम गाडरावाड़ा में मौजूद हैं। विधानसभा के चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं। नरसिंहपुर जिले की चारों सीट भाजपा के खाते में चली गई हैं और 2 मंत्री नरसिंहपुर से हमें मिले हैं, राव उदय प्रताप सिंह और प्रहलाद पटेल जी। तो चुनाव सर अब लोकसभा का आने वाला है। हमने भारत जोड़ो यात्रा भी देख ली, भारत अपना क्या बोलते हैं जन आक्रोश यात्रा भी देख ली, और सर अभी चल रही है संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा गांव-गांव में पहुंच रही है। जैसा कि सर हमको मालूम है कि संकल्प यात्रा के दौरान अधिकारियों को ग्रामीण जनमानस से रूबरू होना था, परंतु उसमें नेताओं की एंट्री हो गई है। क्या कहेंगे सर? देखिए, गाडरवाड़ा विधानसभा का ये सौभाग्य है। 1 नवंबर 1956 से जब से मध्य प्रदेश बना है, तब से पहली बार गाडरवाड़ा को मंत्री पद हासिल हुआ है। इसके पूर्व तक जिले की 3 विधानसभाओं को अनेक समय पर मंत्री पद मिल चुका था, लेकिन गाडरवाड़ा के साथ ये दुर्भाग्य जुड़ा हुआ था कि कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी कि गाडरवाड़ा को मंत्री पद से वंचित होना पड़ता था। तो आज़ादी के बाद पहली बार गाडरवाड़ा को मंत्री पद मिला है। निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं। दूसरी बात यह है कि गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिले का सबसे ज़्यादा राजस्व और व्यावसायिक क्षेत्र है, लेकिन एक नियोजित विकास के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। क्योंकि समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसको नहीं मिला, इसलिए अनेक योजनाएं यहाँ पर लंबित रह गई। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बड़ी कमी है। गाडरवाड़ा क्षेत्र में एकमात्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि अभी भी बहुत पुराने भवन में 100 बिस्तर से चल रही है। कभी इसको 300 बिस्तर का, कभी 400 बिस्तर का, कभी 200 बिस्तर के अनेक प्रस्ताव इसको डल चुके हैं, लेकिन मूर्त रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाए। तो एक उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है सुधार की। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा परंपरागत कॉलेज है वही चला आ रहा है। उसमें कुछ अन्य फैकल्टियाँ, कुछ ऐसी फैकल्टी जिनसे रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, और स्टाफ और शिक्षा के जो नए तरीके आ गए हैं उनको लागू होने की बेहद ज़रूरत है। गाडरवाड़ा में खेल का भी कोई मैदान नहीं है। स्टेडियम की तो आप बहुत दूर की बात करें, तेंदुखेड़ा जैसी जगह में स्टेडियम है, लेकिन गाडरवाड़ा नगर में खेल की मैदान की बहुत कमी है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। तो इसके साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में गाडरवाड़ा में व्यक्तियों ने निजी रूप से तो उद्योगों को प्रोत्साहित किया है, लेकिन शासकीय सुविधाएं उद्योगों को प्राप्त नहीं हुई हैं। चाहे दाल उद्योग हो, पीतल बर्तन उद्योग हो, शक्कर उद्योग हो, बंद पड़ा सोयाबीन प्लांट हो, BLA का पावर प्लांट है, इन उद्योगों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है जिससे स्थानीय स्तर के रोजगार पनप सके। तो सर जैसा कि आपने विषय रखा शिक्षा का, तो कोरोना काल के समय से सर एक छोटी सी चीज़ आ रही है, जैसे कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी छुट्टी का जो आवेदन है वो फॉरवर्ड कर देते थे। वही सिस्टम आज भी चल रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये छुट्टियाँ ले लेते हैं, और विभागों में ऐसा नहीं है। दूसरा सर ये कि शिक्षक जो है मन मर्जी के मुताबिक गांव क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनमें कभी भी जा रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, यानी कि टाइम टेबल को महत्वता नहीं दे रहा है। हमारे क्षेत्र में गाडरवाड़ा विधानसभा से शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो कई आयामों से देखी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा से मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं राव उदय प्रताप जी। क्या इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, उदय प्रताप जी को स्कूल शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है। शिक्षा विभाग का बजट अनाप शनाप है। आप सोचिए, शिक्षा विभाग के एक शिक्षक को 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक मासिक तनख्वाह मिलती है, जबकि गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा निजी शिक्षण संस्थाएं होंगी,
और ये शिक्षण संस्थाएं अपने स्कूलों के शिक्षकों को 15,000, 20,000, 10,000 रुपये तनख्वाह दे रही हैं, लेकिन उनमें पढ़ाई, उनसे काम करने का इतना ज़्यादा उन पे लोड रहता, वर्क रहता है कि उनको समय नहीं मिल पाता और दूसरे कामों में। तो निश्चित रूप से शासकीय शिक्षण व्यवस्था जो है उसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, बहुत अधिक उनकी पे स्केल है, लेकिन दिनों दिन शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की शिक्षक जितने हैं उस अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, उनकी शिक्षण की गुणवत्ता कम हो रही है और शिक्षकों ने ये ट्रेड बना लिया है कि हमें गाडरवारा में रहना है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अनेक बार इस ढंग की शिकायतें मिलती हैं कि एक हफ्ते से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो ही साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो ही घंटा बजा रहे हैं, वो ही पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा आलम संभवतः मैं ये समझता हूँ कि गाडरवारा में नहीं, मध्य प्रदेश में प्राय सभी जगह है। निजी शिक्षण संस्थाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अब उदय प्रताप जी चूँकि स्कूल शिक्षा विभाग मिला है, बहुत जुझारू व्यक्तित्व में हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, अनुभव है, 3 साल 3 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र का, राज्य का, पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से इस बात की अपेक्षा है कि शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की मॉनिटरिंग में ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे यह बात सुनिश्चित हो सके कि शिक्षक वास्तव में स्कूल गया था और उसने काम के घंटे में पढ़ाई कराई। तो मॉनिटरिंग हो और जिस तरह पटवारियों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शिकंजा कसा है और कुछ ऐसी रीति है जो बदल दी है उन्होंने, रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण की स्थिति भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। साथ ही इसी तरह से कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो शिक्षा विभाग है, जो गांव देहात है, जो ग्रामीण क्षेत्र जहां स्कूल है, वहां जो शिक्षक पढ़ाते हैं क्यों ना उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो गांव में ही कर दी जाए। सर, इस विषय पर आपका क्या मानना है? देखिए, केवल गांव में रहने से आप किसी की उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। आज मान लीजिए गाडरवारा में रह रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पदस्थापना, इससे हमें बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा। फर्क वहाँ पर आ रहा है कि आपकी ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापना है और आप एक एक हफ्ते तक स्कूल जा नहीं रहे हैं। बहुत सारे तो उदाहरण ऐसे मिले हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षक पिताजी हैं, वृद्ध हो गए, बीमार हो गए हैं, उनने एक दूसरा व्यक्ति लगा दिया, वो स्कूल जा रहा है और पढ़ा रहा है, खुद तनख्वाह 50,000 ले रहे हैं, उसको 15,000 दे रहे हैं। तो ऐसी विसंगतियों के लिए तो ज़रूरी ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ज़माना है। बायोमेट्रिक सिस्टम बैंकों में लागू हो गए हैं, हर जगह आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया है। आप जितने बजे पहुंचेंगे आपको प्रिंट आउट देना होगा, जितने बजे आपकी छुट्टी होती है उतने बजे का आपको प्रिंट आउट देना। कुछ ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन शिक्षा विभाग में करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि लगभग स्कूली शिक्षा विभाग का 30,000 करोड़ का बजट है। ये बजट कहाँ जा रहा है, उससे कितना वर्ग लाभान्वित हो रहा है, इसमें सुधार और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। सर, पिछले वर्ष एक खबर बहुत सुर्खियों में थी, वो ये थी कि जब शिक्षकों के ट्रांसफ़र होते हैं तो उस ट्रांसफ़र में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी रकम ऊपर देनी होती है जिसके बाद ये ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें कितनी हकीकत है सर? आपने, हो सकता है कि पेपर में ये खबर छाप दी हो, या इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये खबर बहुत तेज़ी से उठी थी सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्या सभी जगह है, चाहे शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, और चाहे आपका कोई काम हो। आजकल आप देख रहे हैं विगत 1 साल से ईडी है, लोकायुक्त है, रिश्वत के, ब्लैक मनी के इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं तो जिसमें रुपया गिनने की मशीन छोटी पड़ जाती है। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों में अपन इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं तो बोलबाला है। इसमें पारदर्शिता कैसे आए और स्थानांतरण की एक ऐसी सुनिश्चित नीति हो जिससे कि विसंगतियाँ दूर हों और ऑटोमेटिक लाभान्वित हों, ऐसा सिस्टम बनाना है। दूसरा, ये एक और इसमें ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो लोकल शिक्षक हैं, जो लोकल गांव के निवासी हैं, जो सरकारी टीचर हैं, वो उसी गांव में निवास करते हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो उसी गांव में हैं, उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो मनमानी करते हैं, कभी भी स्कूल से घर पहुंच गए।
या ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें देखने में मिलती हैं जब हम ग्राउंड पर होते हैं, जब हम गांव-गांव में घूमते हैं। उसके बाद में जो नल जल योजना है, जो केंद्र सरकार की कितनी बड़ी योजना है सर। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी ठेकेदारों की मनमर्जी और अधिकारियों की साठगांठ के साथ उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हमको देखने में मिलता है। आप क्या महसूस करते हैं सर? देखिए, नल जल योजना में आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम तो गाडरवारा को उदाहरण दे रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की नर्मदा जल परियोजना 5 साल से चल रही है। आज तक गाडरवारा के एक भी घर में नर्मदा जी का पानी नहीं पहुंचा और नल जल योजना पूर्ण हो गई। कहाँ पाइप डल गए, उन पाइपों से किन घरों में पानी जा रहा है, उसका ब्याज, उसकी राशि गाडरवारा नगर पालिका को देना पड़ रही है। गाडरवारा नगर पालिका के जो ऑलरेडी नलकूप थे वो सारे चल रहे हैं, जो पुरानी पाइपलाइन है उनसे ही जल आपूर्ति हो रही है। तो जब गाडरवारा नगर पालिका में नगर में नर्मदा परिजल योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हो सका, जिसका लाभ सबको मिलना चाहिए था, तो कुछ इसी तरह से ज़्यादा बदतर हालत ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहाँ पर सरकार की बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना। लोगों को स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले, व्यवस्थित ढंग से लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो, लेकिन भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था उस पूरी व्यवस्था को पलीता लगाए है, जिसकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। तो योजना कोई भी हो, मॉनिटरिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं रानी अवंतीबाई नहर परियोजना पे। चाहे वो तेंदुखेड़ा हो, गाडावारा हो, नरसिंहपुर हो। तेंदुखेड़ा विधानसभा में उस परियोजना का एक छोटा सा एरिया आता है, परंतु वहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा। इसमें शासन प्रशासन दोषी है, इसमें जो उनके जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, क्या वो दोषी हैं या फिर आम जनता दोषी है, आम किसान दोषी है जो उस आवाज़ को बुलंद नहीं करते? क्या कहें? किसान दोषी नहीं हो सकता। किसान को तो पता ही नहीं है कि किस योजना में कितना पैसा खर्च हो गया। अधिकारियों ने कागजों पर कहाँ कहाँ नहर बना के पैसा निकाल लिया, ये किसान को पता ही नहीं है। उस नहरों का हर साल रख रखाव के नाम पर कितना पैसा निकल रहा, ये कृषक को पता ही नहीं है। जब कभी कभार वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, खाना पूर्ति के लिए, दबाव के लिए उन नहरों में पानी छोड़ते हैं, तो मालूम पड़ा कि पानी नहर में नहीं, किसानों के खेतों में मर गया और खड़ी फसल उनकी बर्बाद हुई। तो बरगीज डैम जो है, जिसको कि रानी अवंतीबाई नहर परियोजना के नाम से अपन जानते हैं, लगभग 20-25 साल हो गए डैम को बने और इससे कितना बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होना था। लेकिन आज भी इस डैम से बहुत छोटी जगह पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। नरसिंहपुर जिले का 50% भाग अभी भी इससे वंचित है। इस योजना के मूल रूप में ये था कि बरगी डैम का, अवंतीबाई नहर परियोजना का एक हिस्सा आके शक्कर नदी में मिलेगा, तो शक्कर नदी पे एक डैम बन के उससे सिंचाई होगी। ये सारी चीज़ें कागजों में दफन होके रह गई और इनका सारा पैसा निकाल निकूल के अधिकारियों ने कहाँ कहाँ खर्च कर दिया, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं। तो ये किसानों की समस्या थी। अब आ जाते हैं गाडरवारा में रोडों की स्थिति पर। नगर पालिका ने गाडरवारा को गड्ढा मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन गाडरवारा की जो कॉलोनियां हैं, जरा उन कॉलोनियों में एक बार घूम के देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि गाडरवारा गड्ढा मुक्त हुआ है या नहीं। सर क्या कहते हैं? आप भी गाडरवारा में गलियों में घूमते हैं। देखिए, गाडरवारा में निश्चित रूप से 2-3 साल के अंदर सड़कों के विकास के लिए बहुत काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। मुख्य मार्गों की हालत सुधारी गई है, कुछ सीमेंट रोडों का निर्माण हुआ है नगर के मध्य में, और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं हमारे गाडरवारा नगर में जिनसे कि सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, निकट भविष्य में होगा। लेकिन ये जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। कैसे नहीं मिल पा रहा है? आप एक फॉर एग्जाम्पल के आमगांव तिराहे से लेके नए बस स्टैंड तक, पलुआ नाका तक आपने सीमेंट सड़क का चौड़ीकरण किया, सड़क चौड़ी बना दी, अच्छी बन गई, बिल्कुल सब कुछ हो गया। मालूम पड़ा कि दोनों तरफ के दुकानदार, मालवाहक, ऑटो, सब ने वो पक्की सड़क पे अपनी दुकान लगा ली। आम लोगों के लिए पहले भी 10 फुट का रास्ता था, 30 फुट की सड़क बन गई, कच्ची सड़क पे पक्की सड़क बन गई। दोनों तरफ के दुकानदारों ने 10-10 फुट दुकानों का वहाँ पर विस्तार कर लिया। आपके लिए 10 फुट सड़क जहाँ की तहाँ बनी। करोड़ों रुपया आपने सड़क चौड़ीकरण में लगाया,
लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। कुछ मॉडल रोड जो है स्टेशन से लेके आमगांव तिराहे तक, इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति ये फंस गई है कि मॉडल रोड के एक हिस्से में, मतलब एक साइड में नीचे नगर की पाइपलाइन बिछी हुई है जल प्रदाय योजना की, उसी के ऊपर मॉडल रोड का एक्सपांसन कर दिया गया है। जैसे ही इस रोड पर यातायात का दबाव बढ़ा, आए दिन हर हफ्ते 10 दिन में कहीं ना कहीं से वो पाइपलाइन फूट जाती है। मॉडल रोड को खोदो, उस पाइपलाइन के लीकेज को सुधारो, मालूम पड़ा कि मॉडल रोड पे एक गड्ढा बना के आप फुर्सत हो। यहाँ से लेके आमगांव तिराहे से लेके रेलवे स्टेशन तक जाते समय लगभग 1 साल के अंदर 15 से 20 जगह पाइपलाइन फूटी, और इसका कोई हल ही नहीं है अब आपके पास, क्योंकि वो पूरी की पूरी पाइपलाइन मॉडल रोड के नीचे डली हुई है और वो आए दिन फूट रही है। और जहाँ जहाँ से फूटती है ठेकेदार अपना काम खत्म कर चुका है, उसको सुधारने के लिए गड्ढा खोद के जहाँ के तहाँ कर दिया। जहाँ तक कॉलोनियों की सड़क की बात, कॉलोनियाँ बनी बहुत हैं, कॉलोनी वालों ने उतना पैसा जमा नहीं किया नगर पालिका में। नगर पालिका कहती कॉलोनी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हम वहाँ सड़क का निर्माण क्यों किया करें। कॉलोनी नाइजर ने जो सड़क बनाई उसने खाना पूर्ति के लिए सड़क बना दी, सड़क की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर लोगों ने मकान बनाए, अपनी सीढ़ियाँ और गैरेज सड़क तक रख लिए, फिर अपने अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना दिए। रही सही कसर नर्मदा जल परियोजना में कॉलोनियों तक सड़क फोड़ फाड़ के और पाइपलाइन डाल दी, उनका सुधार कार्य उन्होंने किया नहीं। तो निश्चित रूप से कॉलोनियों में गिनी चुनी कॉलोनियाँ होंगी जिनके अंदर व्यवस्थित रोड है। बाकी कॉलोनियों में चूँकि एक विकास की कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो रोड अच्छी कॉलोनी नाइजर बनाएगा कि नगर पालिका बनाएगी, इसलिए वहाँ की हालत उतनी अच्छी नहीं है। गाडरवारा सर जो मंडी प्रांगण है काफ़ी विस्तृत एरिया है, परंतु निरंतर आए दिन वो दारू जो पीने वाले पिवाड़ी होते हैं उनका अड्डा बना हुआ है। काफ़ी समय से इस बात पे चर्चाएं भी चल रही हैं, पेपरों में इस बात को बताया गया है, परंतु कार्रवाई नहीं होती। क्या कहेंगे सर? जवाहर कृषि उपज मंडी का जो कुल प्रांगण है वो 56 एकड़ का है। वर्तमान में मंडी के लिए जितनी जगह उपयोग की जा रही है वो 20 एकड़ है। ऐसा मान के चलते कि लगभग 30 एकड़ जगह फालतू पड़ी हुई है अभी भी, जहाँ पर कि पूरा खाली वीरान मैदान है और पेड़ वेड़ लगे हैं जिसकी देख रेख नहीं है। बाउंड्री वाल चारों तरफ से है, लेकिन अनेक जगह से बाउंड्री वाल टूट चुकी है। अनेक बार इस बात के लिए पहल की गई है कि कुछ मंडी प्रांगण का विस्तार हो। गाडरवारा में ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है। मंडी प्रांगण के पास बहुत सारी जगह अतिरिक्त है, एक ट्रांसपोर्ट नगर उधर बन जाए, कुछ और व्यावसायिक उपयोग के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाए, ताकि जगह की देखरेख और व्यवस्था में सुधार दोनों काम हो। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा तकनीकी प्रॉब्लम है। मंडी बोर्ड कहती है कि हम अपनी जगह दूसरे को नहीं दे सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा विभाग उसमें जब तक काम करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक उसको मतलब जगह की स्वीकृति नहीं मिल जाए। उसमें बीच में 1-2 बैंक खुले हैं, 1-2 कुछ और छोटी छोटी चीज़ें खुली हैं। तो निश्चित रूप से जब खाली पड़ा मैदान है और उसकी कोई देख रेख और सुरक्षा नहीं है, तो वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जवाब आ रहा और अनैतिक गतिविधियाँ चलती हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है सर, जहाँ तक ये पहुँच रही है ग्रामीण इलाकों तक, उन ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं वो अधिकारी तक कैसे पहुँचे, वो नेताओं तक कैसे पहुँचे? क्योंकि जो योजना है वो एक जगह कैंप लगा के उस योजना को भरपाई के तौर पे उसको कर दिया जाता है। क्या ये योजना गांव की गली गली में घूमना चाहिए? क्या जो ये पूरा सरकार का जो प्लान है, क्या ये गलियों में नहीं जाना चाहिए सर, एक जगह की? केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले शासकीय खर्चे पर इस योजना को प्रारंभ किया है, जिसका नाम दिया भारत संकल्प यात्रा। इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की नीतियों का ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार हो, वहाँ पर योजना का क्रियान्वयन किस ढंग से हुआ है इसकी जानकारी हो। अब यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता है, उनमें कुछ करने की वो ललक है, तो वो इस यात्रा में जहाँ कैंप कर रही वहाँ पहुँचें। और इसके लिए बाकायदा एक फीडबैक सिस्टम उसमें बनाया गया है, तो उसमें वो अपनी बात को दर्ज करें।
कि हमें समय पर राशन नहीं मिल रहा है, हमें किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, हमें सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर होल्डिंग पोस्टर में सब लिखा रहता है कि आपको किन किन योजनाएँ आपके यहाँ चल रही हैं और उनसे लाभान्वित होना है। यदि उसमें फीडबैक में वो सारी चीज़ें जाएंगी, तब जाके जिस ऐप और पोर्टल में ये चीज़ें दर्ज हो रही हैं कि किस क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, यदि वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी तब तो इस योजना का लाभ और उद्देश्य पूरा होगा, अन्यथा यह भी एक राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति तक सीमित रहेगा। सर, गाड़ावारा, अब नरसिंहपुर जिले में 2 मंत्री हैं, क्या खास तौर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट नरसिंहपुर जिले को और गाड़ावारा विधानसभा में मिलने चाहिए? देखिए, नरसिंहपुर जिले के लिए तो सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। तेंदुखेड़ा विधानसभा लोग वहाँ पर हैं, उनकी अपनी है, नरसिंहपुर जिला मुख्यालय की अपनी है, गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की अपनी है। सारी जगह एक सी समस्याएं नहीं है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। गोटेगांव वाले कहते हैं हमारे यहाँ न्यायालय कोर्ट होना चाहिए, करेली वाले को कहते हैं कि यहाँ पीजी कॉलेज से और अलग चीज़ होना चाहिए, तेंदुखेड़ा वाले कहते हैं यहाँ पूर्णकालिक SDM ऑफिस होना चाहिए। हम गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़रूर बात कर पा रहे हैं। यहाँ पर NTPC लगा है, लेकिन उसका लाभ गाडरवारा में कितना मिल रहा है आप देख रहे हैं, 5-7 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उससे कोई रोजगार व्यवसाय के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। यहाँ पर पहले भी मैं कह चुका हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अभाव है, खेलकूद सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है, शासकीय उद्योग एक भी नहीं है यहाँ पर। तो इन चीज़ों में जो महती बड़े बड़े चीज़ें हैं, सड़क नाली से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। विकास होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट से अन्य अवसर उपलब्ध होता है। जैसे सोयाबीन प्लांट बंद पड़ा, यदि ये प्लांट चालू हो जाए तो ये जो माल खरीदेगा उससे किसानों की उपज का मूल्य बढ़ेगा और इससे जो प्रोडक्शन निकलेगा उससे दूसरे उद्योगों को अवसर मिलेगा। ऐसी चीज़ों के साथ यदि जो मंत्री बने हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गाडरवारा में भाजपा की सरकार है, विधायक भाजपा का, मंत्री भाजपा के, अब कोई बहाने की बात नहीं बच रही है। अब एक समुचित विकास और आपको लोकसभा चुनाव तक और अगले विधानसभा चुनाव तक जवाब देने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पर है, जिसकी अपेक्षा लोग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उस यात्रा की जो यात्रा गांव में पहुंच रही है। क्या वो यात्रा किसानों से बात कर रही है? क्या वो यात्रा जाकर उन किसानों से बात कर रही है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या वो यात्रा उन रोडों पर घूम रही है जिनकी नालियां फूटी हैं? क्या वो यात्रा उन रोडों को देख रही है जो रोड टूटे फूटे पड़े हैं? क्या ये यात्रा उन रोडों को देख रही है जो आधे लटके हैं, आधे हो गए हैं? क्या ये यात्रा उनको देख रही है जहां ट्रांसफार्मर खराब है, केबल लटक रही हैं, बिजली के तार आए दिन टूट रहे हैं? क्या ये यात्रा उस खेल ग्राउंड को देख रही है क्या जहां पर बच्चे खेलते हैं? क्या उस गांव में खेलने के लिए व्यवस्था है? क्या ये यात्रा उस जगह को देख रही है जहां पर गऊ जो है चारा खाने जाती थी? आज गांव में ये स्थिति है कि 1 डिसमिल भूमि भी ऐसी नहीं है जहां गऊ के लिए हम उत्तम व्यवस्था कर सकें। उन गौशालाओं को देखने की जरूरत है जो गौशालाएं लाखों करोड़ों की कीमत से बनी है, परंतु उनमें आज तक एक गऊ नहीं पहुंची है। क्या हमें गांव के विकास के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम गांव के विकास को उन्नत और कैसे करें? क्या हमें उन आवासों को देखने की आवश्यकता है जहां आवास मिले तो हैं परंतु उन आवासों पर आज भी छत नहीं डली? क्या हम उस शौचालय को देखने की आवश्यकता है जहां 16,000 की लागत से शौचालय बने थे, लेकिन आज भी उन शौचालयों के पैसे निकाल लिए गए लेकिन शौचालय नहीं बने? आज भी ऐसे कई आवास PM आवास हैं जिनके पैसे निकाल लिए गए लेकिन PM आवास नहीं बने। और भी ऐसी कई बातें हैं जो क्रमबद्ध तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और औरों को सावधान करते रहें। और 2 लाइनें आखिरी कि चोरों ने चोरों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। नमस्कार, जय हिंद।